इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। When we think of an adjective, we usually think about a single word used before a noun to modify its meanings. For example, tall building, smelly cat, argumentative assistant. तो इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि जब हम एक एडजेक्टिव के मुतालिक सोचते हैं तो हमारे जहन में एक लफ्ज़ आता है। जैसे कि यहाँ कुछ मिसालें देकर बात को वाज़े करने की कोशिश की गई है, जैसे कि टॉल बिल्डिंग यानी एक ऊंची इमारत। तो इस मिसाल में लफ्ज़ टॉल बिल्डिंग के मुतालिक बता रहा है कि बिल्डिंग किस तरह की है। तो इस तरह ये बिल्डिंग के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसके मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसकी वजह से बात मज़ीद वाज़े हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं। However, an adjective can also come in the form of an adjective clause. तो इससे पहले बात हो रही थी एक सिंगल एडजेक्टिव की, और अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक एडजेक्टिव क्लॉज भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब एडजेक्टिव क्लॉज के मुतालिक पढ़ते हैं। An adjective clause usually comes after the noun it modifies and is made up of several words which, like all clauses, will include a subject and a verb. तो अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक adjective clause जो होता है वो आमतौर से उस नाउन के बाद आता है जिसे वो मॉडिफाई कर रहा होता है, यानी जिसके मुतालिक वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसके अलावा एडजेक्टिव क्लॉज में कई अल्फाज हो सकते हैं, और एक और ख़ास बात जो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में है वो ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वो शख्स या चीज़ जो अमल कर रही होती है, और वर्ब क्या होता है? ये होता है अमल। तो इस तरह हम एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज का फ़र्क भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं, और एक एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एन एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एडजेक्टिव क्लॉज के जुज या फिर हिस्से, यानी वो अल्फाज जिनसे मिलकर एक एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। An adjective clause, which can also be called an adjectival clause or a relative clause, will have the following three traits. तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक adjective clause को adjectival clause भी कहा जा सकता है, जबकि इसका दूसरा नाम relative clause भी है। Adjective clause, adjectival clause और relative clause, तो ये है इसी चीज़ के तीन तरह के नाम। और अब ये बताया जा रहा है कि एक एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर नीचे दी गई तीन तरह की खसूसियात मौजूद होती हैं। तो अब मिलकर पहली खसूसियत के मुतालिक पढ़ते हैं। इट विल स्टार्ट विद अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, that or which, or a relative adverb when, where or why. This links it to the noun it is modifying. तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक एडजेक्टिव क्लॉज एक रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एक रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, और रिलेटिव प्रोनाउंस की मुख्तलिफ किस्में यहाँ दी गई हैं, जैसे कि हु, whom, whose, that या फिर which, और इसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब की किस्में बताई गई हैं, जैसे कि when, where या फिर why। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फाज एक एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू में आते हैं, और इनकी मदद से नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज के दरमियान एक लिंक या रब्त पैदा होता है,
کہ جس ناؤن کو وہ ایڈجیکٹو کلوز ماڈیفائی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تھی ایڈجیکٹو کلوز کی پہلی خصوصیت. اب پڑھتے ہیں اس کی دوسری خصوصیت کے متعلق. It will have a subject and a verb. جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ایڈجیکٹو کلوز کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب پایا جاتا ہے. These are what make it a clause. اور انہی دو چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے اسے کلوز کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اگر یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں بلکہ ان کے بجائے صرف مختلف قسم کے ایڈجیکٹوز مل کر ایک ناؤن کو ماڈیفائی کر رہے ہوں جو کہ دو یا دو سے زیادہ ہوں، تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو فریز. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح سے ایڈجیکٹو کلوز کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ناؤن کو ماڈیفائی کرتا ہے، لیکن اس میں ایک سبجیکٹ اور ورب بھی ہوتا ہے. تو چلیے اب پڑھتے ہیں ایڈجیکٹو کلوز کی تیسری خصوصیت. It will tell us something about the noun. This is why it is a kind of adjective. یعنی ایڈجیکٹو کلوز ہمیں ناؤن کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، اسی لیے یہ ایک قسم کا ایڈجیکٹو ہے، کیونکہ ایڈجیکٹوز کا کام ہوتا ہے ناؤنز کو ماڈیفائی کرنا. تو چلیے ان دی گئی مثالوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی میری ساتھ مل کر ان جملوں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. The carpets which you bought last year have gone moldy. یعنی جو قالین تم نے پچھلے سال خریدے تھے وہ پھپھوندی زدہ ہو گئے ہیں. مولڈ کہتے ہیں پھپھوندی کو. تو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس جملے میں پائے جانے والے ایڈجیکٹو کلوز کے اندر وہی تین خصوصیات موجود ہیں جو کہ ہم نے ابھی ابھی سیکھی ہیں. تو پہلی خصوصیت کیا تھی؟ یہ ایک ریلیٹو پروناؤن یا ریلیٹو ایڈورب سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ who, whom, whose, that, which, when, where یا why کے الفاظ ہیں. تو اس طرح ہمیں اس جملے میں ایڈجیکٹو کلوز کی نشاندہی کرنے میں بھی آسانی ہوگی. تو ہم نے تلاش کرنا ہے ان الفاظ میں سے ایک لفظ، تو وہ ہے which. بالکل ٹھیک. the carpets which اس کا مطلب ہے یہاں سے یہ ایڈجیکٹو کلوز شروع ہو رہا ہے. اور which کیا ہے؟ یہ ایک ریلیٹو پروناؤن ہے. اور ریلیٹو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑے جملے میں اس کے دو حصوں کے درمیان ایک لنک کا کام کرتا ہے، اور یہ کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے the carpets which، یعنی معاف کیجیے گا the carpets which یعنی وہ قالینیں جو کہ you bought تم نے خریدی. تو اس طرح which کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ریلیٹو پروناؤن ہے اور یہ آ رہا ہے ایک ایڈجیکٹو کلوز کے شروع میں. اب جملے کے باقی کے حصے کو پڑھتے ہیں. which you bought last year. کیا بتا سکتے ہیں اس حصے میں you اور bought کے الفاظ کیا ہیں؟ you ہے ایک سبجیکٹ، جبکہ bought کا لفظ ہے ایک verb. یعنی قالینوں کے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے وہ قالین جو کہ تم نے خریدے. تو اب چونکہ جملے کے اس حصے میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی موجود ہے تو یہ ہے ایک کلوز کے ہونے کی پہچان، اسی لیے اس قسم کے ایڈجیکٹو کو ایڈجیکٹو کلوز کہا جاتا ہے. اب یہ بتائیے which you bought last year کے الفاظ کس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یہ الفاظ کارپیٹس کے ناؤن کے متعلق کہے گئے ہیں، یعنی یہ کارپیٹس کے ناؤن کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے ایڈجیکٹو کلوز کی تیسری صفت کے متعلق پڑھا تھا کہ it will tell us something about the noun. تو اس طرح سے ایڈجیکٹو کلوز کی یہ تیسری خصوصیت بھی اس جملے میں پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے جملے کا یہ حصہ کہلایا جائے گا ایک ایڈجیکٹو کلوز.
इसी तरह से इस अगले जुमले में भी एक एडजेक्टिव क्लॉज पाया जाता है जिसमें यही 3 खसूसियात मौजूद हैं। इसे मिलकर पढ़ते हैं। The film which you recommended scared the kids half to death। तो इस जुमले में भी फिल्म के नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज इस्तेमाल किया गया है which you recommended। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव क्लॉज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है और इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो चलिए अब मिलकर एक मश्क करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। यूज हु, whom, that, which, whose in the following sentences। तो हमने नीचे दिए गए जुमलों को इन अल्फाज की मदद से मुकम्मल करना है। शुरू करते हैं। नंबर 1, These are the color pencils blank I want to buy। यानी ये वो रंग भरने वाली पेंसिलें हैं जो कि मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस जुमले में जो के का लफ्ज जो है वो मिसिंग है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह ये जुमला मुकम्मल हो गया। These are the color pencils that I want to buy। अब अगला सेंटेंस नंबर 2, I know the woman blank child was hurt। यानी मुझे उस औरत का पता है जिसका बच्चा जख्मी हुआ था, लेकिन इस जुमले में जिसका का लफ्ज मिसिंग है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? whose। बिल्कुल ठीक। तो ये जुमला मुकम्मल हो गया। I know the woman whose child was hurt। अगला सेंटेंस नंबर 3, The old lady blank we met in the shop was Amina's grandmother। यानी वो बूढ़ी खातून जो हमें दुकान में मिली थी वो आमिना की दादी थी। इस जुमले में जो का लफ्ज मिसिंग है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, ये है whom। तो ये जुमला हो गया The old lady whom we met in the shop was Amina's grandmother। अब अगला सेंटेंस नंबर 4, This is the girl blank stood first in the class। यानी ये वो लड़की है जो जमात में अव्वल आई है। इस जुमले में जो का लफ्ज मिसिंग है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, ये होगा who। तो जुमला हो जाएगा This is the girl who stood first in the class। अब अगले सेंटेंस नंबर 5, Shazia likes the candies blank her father brought from the market। यानी शाजिया को वो मिठाइयाँ पसंद हैं जो उसके वालिद बाजार से लाए थे। इस जुमले में जो का लफ्ज मिसिंग है। इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? यहाँ आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि अब की बार हम किसी शख्स की तरफ इशारा नहीं कर रहे बल्कि एक बेजान चीज की बात हो रही है। तो हु की जगह यहाँ आएगा दैट। बिल्कुल ठीक। और ये जुमला हो जाएगा शाजिया लाइक्स द कैंडीज दैट हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। आखिरी जुमला नंबर 6, अनवर ब्लैंक नो वन लिसन टू वाज राइट। यानी अनवर जिसकी बात कोई नहीं सुन रहा था सही था। तो इस जुमले में जिसकी या जिसे का लफ्ज जो है वो मिसिंग है। तो इस खाली जगह पर क्या आएगा? अनवर whom no one listened to was right। तो इस तरह ये मश्क मुकम्मल हो गई है। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।